जियून और यून दोनों ऑडिटोरियम के अंदर जाते हैं, जहां दूर से मिस जो की बेटी उन्हें वेलकम करती है। थोड़ी देर बाद पियानो परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाता है, पर जियून की नज़र सिर्फ यून पे अटकी हुई है। बीच बीच में वो भी जियून को देख रहा है। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद जियून वॉशरूम जाती है और अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। जब वो बाहर आती है, यून उसे कहता है कि मैं कार लेकर आता हूँ। वो बोलती है अगर ज्यादा दूर नहीं है तो चलो साथ में वॉक करते हैं, वैसे भी मैं बहुत देर से बैठी हुई हूँ। रास्ते में आज की मीटिंग्स को लेकर बात करती है तो वो कहता है कि आपको काम के बाद भी काम की बात नहीं करनी चाहिए, दिमाग को भी आराम करने की जरूरत होती है। और बियोल ने आपको हेलो कहा है। सो वो बियोल के पैर के बारे में पूछती है। यून फिर उससे पूछता है कि वो कब से बुक स्टोर जाया करती है। वो बताती है कि हाई स्कूल के टाइम से वो वहाँ जा रही है, और उसने ये भी बताया कि उस वक्त वो कैसी हुआ करती, लाइक उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे, पर सीओ से मुलाकात होने पे वो नेचुरली उसकी काफी अच्छी दोस्त बन गई। फिर वो उससे पूछती है कि वो कैसा बच्चा था। वो कहता है कि वो शांत बच्चा था, उसके भी ज्यादा दोस्त नहीं थे, पर जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसमें बहुत सारे बदलाव आए जिसने उसे और बेहतर बनाया। तो उसे पसंद है इस तरह से बूढ़ा होना। वो बोलती है उसे डर लगता है जैसे जैसे वक्त बीते जिंदगी में कहीं वो गिर न जाए और सब कुछ बर्बाद न हो जाए। वो बोलता है कोई नहीं, मैं आपको पकड़ लूंगा, मैं रेस्क्यू क्लब में रह चुका हूँ और मेरी पकड़ बहुत मजबूत है। तो वो हंसने लगती है। वो लोग आगे जाते हैं तो वहाँ एक कपल अपनी बच्ची के साथ फोटोज लेने के लिए यून से रिक्वेस्ट करते हैं। तो यून उनकी अच्छी फोटो क्लिक कर देता है और बदले में उनकी बच्ची उन दोनों की फोटोज लेती है, क्योंकि उस बच्ची का कहना है कि वो बहुत अच्छा फोटोज लेती है। जियून जब घर पहुंचती है उसे यून उन दोनों की पिक्चर भेजता है और कहता है कि उस बच्ची ने हमें झूठ कहा क्योंकि फोटोज थोड़ा ब्लर था, पर जियून वो फोटो देखकर मुस्कुराती है और उसे सेव कर लेती है। यहाँ एक कॉस्मेटिक कंपनी में वर्कर्स काम कर रहे हैं। एक एम्प्लॉय जिनगुक प्रोजेक्ट मैनेजर हाना को एक मॉइस्चराइजर की कंसिस्टेंसी को लेकर बात कर रहा होता है और उसे दिखाता है। तो उस मॉइस्चराइजर को वो उसके हाथों पे रब करती है और स्मेल करती है, जिसे बाकी सारे स्टाफ्स देखकर मजे लेते हैं। वैसे ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे। पल्स में ग्यूरिम हाना की डॉक्यूमेंट दिखाकर कहती है कि इस कैंडिडेट को अपनी जॉब चेंज करनी है क्योंकि इसने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया है और उसी कंपनी में साथ काम करना उसे सही नहीं लग रहा। ग्यूरिम का मानना है कि वर्क प्लेस पे डेट करना ही नहीं चाहिए। मीटिंग खत्म होने के बाद वो लोग हाना के बारे में बात करते हैं कि वो ग्यूरिम की सीनियर रह चुकी है और उसे तमाम उम्र उसी कंपनी में काम करने का शौक था, और अफसोस करती है कि उसके डेटिंग के चक्कर में उसे अपना अच्छा खासा काम छोड़ना पड़ रहा है। ग्वांग ही भी अग्री करता है, पर ग्योंग हुई एक बार ऑफिस रोमांस एक्सपीरियंस करना चाहती है। जब सीईओ जियून से क्लाइंट की ड्यू पेमेंट के बारे में बात करती है तो जियून का ध्यान यून पे लगा होता है। सीईओ को बार बार उसे एक ही बात रिपीट करनी पड़ती है। फिर जब सीईओ के साथ एलिवेटर में होती है तो यून के लिए एलिवेटर होल्ड करके रखती है। सीईओ को तो कोई आइडिया ही नहीं है कि जियून यून को पसंद करने लगी है। जब यून उसके दोपहर की मीटिंग की शेड्यूल बताता है तो उससे बोलता है कि मीटिंग से पहले उसे लंच जरूर करना होगा। तो वो उससे पूछती है कि उसे क्या पसंद है खाने में। जब वो बताता है तो वो कहती है आज यही खाते हैं, इवन दो उसे ये खाना पसंद भी नहीं है। जियून की यून के साथ लंच करने की खबर जब सीईओ को लगती है तो वो बाकियों को भी साथ में उनके साथ लंच करने को बोलती है, जिसे देख वो थोड़ी डिसअपॉइंट हो जाती है। ग्यूरिम फिर से हाना से बात करने जाती है क्योंकि जियून ने उसे उससे कंफर्म करने को कहा है कि वो जॉब चेंज करने के बाद रिग्रेट तो नहीं करेगी ना। हाना कहती है कि ऐसा नहीं है कि वो अपने वर्कर के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में आना चाहती थी, पर उसकी फीलिंग्स उसके बस में नहीं था और ये आहिस्ता आहिस्ता होता चला गया और आखिर में ब्रेकअप। सो वो जल्द से जल्द ट्रांसफर होना चाहती है और ग्यूरिम से रिक्वेस्ट करती है उसके ट्रांसफर होने की बात जिनगुक को ना बताए। वो बोलती है वो नहीं बताएगी, वो लोग अपने कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, और उसे कहती है तुम लोग ने चोरी छुपे डेटिंग की और फिर तुम दोनों के ब्रेकअप के बारे में किसे पता चलने वाला है। जिस पे वो उसे कहती है कि उसकी कंपनी में सबको उन दोनों के बारे में पता है। जियून अभी जियोंगहुन के डैड के पास आई है जो उसे किसी को कोरियन इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन में हायर करने के लिए उसे उस कैंडिडेट की रिकमेंडेशन पेपर बनाने को बोलते हैं, पर वो इनकार कर देती है। उसका मानना है कि वो अपना काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से करती है, ऐसे वो किसी को भी रिकमेंड नहीं करती। हेजिन फिर उनसे मुलाकात करती है और बोलती है कि उसे खबर मिली है कि वो कोरियन इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन में इंटरेस्टेड है। सो वो मौका मांगती है ये साबित करने का कि वो जियून से बेहतर है, और जब वो ये साबित कर दे तो वो उसे पीपल्स हैंड ओवर कर दे। ऑफिस में ग्यूरिम को जिनगुक का कॉल आता है और वो नहीं उठाती। फ्रस्ट्रेट होके कहती है कि काम की जगह पे डेट करना इलीगल हो जाना चाहिए, जिसपे यून बोलता है
तब तो बहुत ज्यादा ज्यादती हो जाएगी। तो इसी बात पे ग्योंग हुई उससे क्यूरियस होकर पूछती है कि वो वर्क प्लेस पे डेटिंग को लेकर हिमायत में है या उसके खिलाफ। सब उससे यही सवाल पूछते हैं और ये जियून वहाँ चुपके से खड़ी होकर सुन रही होती है क्योंकि वो भी यून की ओपिनियन जानना चाहती है। उसे वहाँ देख सब डर जाते हैं। वो बहाना करती है कि वो यहाँ फाइल लेने आई थी। काम करते हुए भी वो सिर्फ यून को देखती है, उसका जवाब सुनने की कोशिश करती है पर वो कुछ सुन नहीं पाती। बार बार सियो और जियोंगहुन से एक ही चीज पूछती है जिसके बारे में वो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। सियो और जियोंगहुन हैरान है ये देखकर कि उसका काम पे ध्यान ही नहीं है। फिर जियून जब एक क्लाइंट के साथ मीटिंग कर रही होती है और वहाँ एक जरूरी पेपर यून से मंगवाती है। जब यून वहाँ पहुँचता है तो किसी बच्चे को गिरते हुए बचा लेता है, जिसे दूर से देख वो मुस्कुराती है और क्लाइंट की बातों पे उसका जरा भी फोकस नहीं होता। उसका ध्यान सिर्फ यून पे है। यून फिर उसे पेपर देकर चला जाता है। अपने कैबिन में बैठे भी बार बार उसकी नजर यून को देखती रहती है, जिससे उसका काम में मन नहीं लग रहा होता। तो वो सीओ से जाकर उसे नया सेक्रेटरी लाने को बोलती है। वो पूछती है क्या यूनहो से कोई गलती हुई है? वो अपना काम तो कितने अच्छे से करता है, इवन तुम्हारे शॉर्ट टेम्पर को भी हैंडल कर लेता है। तो वो उसे कहती है वो मेरे काम के बीच में आ रहा है। सीओ को उसकी बात समझ नहीं आती तो वो उसे कहती है जो भी मैंने अभी कहा उसे भूल जाओ, मैं बस अपने काम की वजह से फ्रस्ट्रेट हूँ। बाद में सीओ यून को अपने कैबिन में बुलाकर उसे कहती है जियून को नया सेक्रेटरी चाहिए, क्या कुछ हुआ है तुम दोनों के बीच? जब यून जियून को ड्राइव करके उसके अपार्टमेंट छोड़ता है तो उससे पूछता है क्या उससे कुछ गलती हुई है। वो बताए उसे वो सुधारने की कोशिश करेगा। वो उसे बताती है कि उसकी कोई गलती नहीं है, प्रॉब्लम वो है, और अपने दिल की बात कह देती है कि वो उसे पसंद करती है, इसीलिए वो उससे दूरी बनाना चाह रही थी और अपनी फीलिंग्स का क्या करना है वो इस बारे में खुद देख लेगी। ये सुनकर यून के होश उड़े हुए हैं। घर पे पानी पीकर रेफ्रिजरेटर बंद करना भी भूल जाता है तो बियोल को उसे ये याद दिलाना पड़ता है। अगले दिन से वो उसे इग्नोर करने लगती है, ना उसके साथ खाना खाने जाती है, ना उसके साथ मीटिंग पे जाती है, बस एक दूसरे को देखते हैं बिना कुछ बोले। ये सब दूर से जियोंगहुन देखता है, समझ जाता है इनके बीच कुछ चल रहा है। अगले दिन भी वो उसको इग्नोर करती है और उसको काम से सीधे घर जाने को बोल एक मीटिंग को जाती है। जियोंगहुन उसके साथ जाता है। उसको ऐसे इग्नोर करता देख उसे अच्छा नहीं लगता। रास्ते में जियोंगहुन उसे पूछता है क्या वो यून को पसंद करती है, पर वो जवाब नहीं देती। उसके साथ जब लंच करता है तो उसे पूछता है कि वो उसके बारे में क्या सोचती है, क्यों ना वो उसे डेट करे, जिस पे वो बोलती है कि उसे उसके साथ की दोस्ती लंबे वक्त तक बरकरार रखना है तो वो इस रिश्ते को ऑकवर्ड ना करे। सो वो उसे अपने फीलिंग्स नहीं बताता और माहौल को ऑकवर्ड देख उसे कहता है कि वो अगले हफ्ते ब्लाइंड डेट पे जा रहा है तो बाद में पछताए नहीं। वो उदास किंडरगार्टन जाता है अपनी बहन से मिलने, पर वो वहाँ नहीं होती क्योंकि बच्चों की छुट्टी भी हो गई है। सो पूरा स्कूल खाली है। वहाँ वो सुयोन को देखता है, पूछता है तो वो बताती है कि वो अपने बेटे जिसने अपना बॉटल छोड़ दिया उसे लेने आई थी। वो फिर उसे चॉकलेट्स देता है और अपने बेटे के साथ खा लेने को बोलता है और कहता है जब वो उदास होता है तो मीठा खाता है। वो उससे पूछती है वो उदास क्यों है। वो बता देता है कि वो रिजेक्ट हो गया है। सो वो उससे पूछती है तो उसका प्यार एक तरफा है। उसे मायूस देख वो उसे बियर पीने ले जाती है। उसे पूछती है कि वो उसे कब से पसंद किया करता था। वो बोलता है पता नहीं, पर मैं उसे हाई स्कूल से जानता हूँ। जिस पे वो कहती है अच्छा तो वो तुम्हारा पहला प्यार थी। वो भी उसे पूछता है क्या उसका हस्बैंड भी उसका पहला प्यार है, जिस पे वो कहती है कि उसका हस्बैंड नहीं है। सो वो हैरान है कि बिना हस्बैंड के बच्चा कैसे। तो वो उससे ज्यादा कुछ पूछता नहीं है। वो बोलती है उसके साथ भी ऐसे ही है, उसका प्यार भी एक तरफा है। अगली सुबह ज्यादा बियर पीने की वजह से उसका सर दर्द करने लगता है। उसकी माँ उसे कहती है कि तुमने कुछ ज्यादा ही पी ली थी, पिछली रात भी तुमसे होगा, जरूर होगा, तुम कर सकती हो, ये सब कह रही थी। उसे फिर याद आता है पिछली रात वो दोनों नशे में थे और एक मूवी के पोस्टर को देखकर सुयोन रुक जाती है और कहती है जिसे वो पसंद करती है उसे ये मूवी बहुत अच्छी लगती है और ये फिर से रिलीज हो रही है। तो जियानवो उसे हिम्मत करके उस लड़के के साथ मूवी देखने का पूछने के बारे में बोलता है। याद आते ही वो जल्दी से अपना मोबाइल चेक करती है, देखती है कि उसने यून को मैसेज किया था मूवी के लिए, पर नशे की हालत में उसने सारी स्पेलिंग गलत लिखी थी। उसे यून का कॉल आता है। उससे पूछता है कि उसने उसे मैसेज में क्या लिखा है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा तो वो हिम्मत करके उसे मूवी देखने जाने के लिए पूछ लेती है। सो वो बोलता है ठीक है, बियोल और सियोजिन के साथ चलते हैं। तो वो उसे कहती है सिर्फ उन दोनों के जाने की बात कर रही है वो। सो वो उसे मना नहीं कर पाता। अपनी बेटी को इतनी हिम्मत दिखाता देख उसकी माँ बहुत खुश होती है। ऑफिस में ग्योरिम हाना से उसके अगले जॉब के बारे में ऑफर दिखाती है। उतने में वहाँ जिनगुक आता है। ग्योरिम ने उसे कुछ नहीं बताया। उसने जब देखा कि हाना ने काम से एक दिन की छुट्टी ली है, जो कि उसने अपनी बीमारी में भी कभी नहीं ली, तो वो समझ जाता है कि वो अपना जॉब छोड़ रही है और हाना को ऐसे कंपनी छोड़ने से मना करता है और कहता है अगर उसकी वजह से उसे प्रॉब्लम हो रही है तो वो ये कंपनी छोड़ देगा। वो भी बोलती है
कि तुमने भी कम मेहनत नहीं की है, तुम क्यों छोड़ोगे। दोनों एक दूसरे को कंपनी नहीं छोड़ने का बोलते हैं। ये देख ग्योरिम का सर घूमने लगता है। आखिर में जिनगुक उसे अपनी गलती की माफी मांगता है और बोलता है कि वो उसे और कंपनी को ना छोड़े। वो इमोशनल हो जाती है ये बात सुनकर, क्योंकि वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। सो इस तरह दोनों में पैचअप हो जाता है और अपनी कंपनी छोड़ने से वो मना कर देती है। ग्योरिम की सारी मेहनत पे पानी फिर जाता है। जब जियून एक मीटिंग के लिए यून के साथ जाती है तो वहाँ वो उसे कार में बैठकर उसका इंतजार करने को बोलती है। वापस आती है तो देखती है कि वो सो रहा है। सो वो उसे डिस्टर्ब नहीं करती है। जब उसकी आंखें खुलती है वो जियून को कार में बैठे देखता है और कहता है उसे उठा देना चाहिए था। वो बोलती है कोई नहीं, ये मेरी आखिरी मीटिंग थी। रात के वक्त सीओ का हस्बैंड यून को ड्रिंक पे बुलाता है। उसे कहता है कि सीओ बच्चे का प्लान कर रही है। सो उसे समझ नहीं आ रहा है क्योंकि वो खुद को ठीक से संभाल नहीं पाता। वो बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभा पाएगा। यून बोलता है ऐसी फिक्र सबको होती है, पर वो सब ठीक से हैंडल कर लेगा, उसे उस पर पूरा यकीन है। वो उसकी तारीफ करता है कि उसने बियोल को बहुत अच्छे से संभाला है। फिर वो बियोल के बारे में बोलता है कि उसे बुक्स पढ़ना तो बहुत पसंद है। जियून और बियोल बहुत तरह से एक जैसे हैं। जियून को भी बुक्स बहुत पसंद है तो वो कुछ सोचने लगता है, जिस पे वो उसे कहता है कि उसे वो खुल के कुछ भी बता सकता है। सो वो बोलता है कि वो किसी को पसंद करने लगा है, पर वो अपनी बेटी की जिम्मेदारी की वजह से किसी को पसंद नहीं कर सकता। वो उस इंसान के लिए भी सही नहीं होगा। तो वो कहता है कि उसे उस इंसान के बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं, जो भी दिल में है उसे जाकर बोल दे। यहाँ सारे एम्प्लॉय ड्रिंक कर रहे थे ग्यूरिम का मन हल्का करने के लिए। घर जाते वक्त मैनेजर और ड्रिंक करने के लिए बोलते हैं, पर ग्यूरिम मना करती है और चली जाती है। ग्योन हुई उसे पुकारती है। गुआंगी उसे पकड़कर वहाँ से ले जाता है और कहता है तुम्हारी टाइमिंग हमेशा गलत होती है, तुम्हें तो डेटिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तुमने कभी किसी को डेट ही नहीं किया होगा। वो बोलती है ऐसा नहीं है, पर वो उसे इस बात को लेकर चिढ़ाने लगता है। उतने में एक कार उसकी तरफ बढ़ती है और ग्योंगहुई उसे बचा लेती है। गुआंगी का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। ग्योंगहुई भी ब्लश करने लगती है। गुआंगी फिर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन बुक स्टोर में बियोल जियून को देखकर उसे कहती है कि वो उसे मिस कर रही थी। जियून पूछती है क्या उसके डैड आ रहे हैं उसे लेने के लिए। वो बोलती है नहीं, आज वो आंटी सियून के साथ मूवी देखने जा रहे हैं और वो सियूजुन के घर पे रुकने वाली है। सियूजुन भी कहता है कि उसकी नानी बोल रही थी कि वो दोनों डेट पे जा रहे हैं। ये सुनकर वो जेलस हो जाती है। वहाँ उसकी नानी दोनों बच्चों को लेने आती है। ऑफिस में यून जियून के कैबिन में सारी डॉक्यूमेंट समेटता है और अपने मोबाइल का खोया हुआ स्टिकर देखता है। उतने में जियून आती है और उसे कहती है कि वो अभी तक यहाँ क्या कर रहा है, घर क्यों नहीं गया। वो बोलता है बस उसका थोड़ा काम है, वो खत्म करके चला जाएगा। वो कहती है कोई नहीं, कल कर लेना, वैसे भी तुम बिजी लग रहे हो। तो वो बोलता है नहीं, वो काम खत्म करके ही जाएगा। काम खत्म होते ही उसे सुयून का कॉल आता है। उसे बात करता देख वो अपनी चेयर घुमा लेती है। वो ऑफिस से चला जाता है। कार में बैठे उसे सियोर के हस्बैंड की बात याद आती है। सो वो यू टर्न करके ऑफिस जाने लगता है। यहाँ जियून को अच्छा नहीं लग रहा कि यून किसी के साथ रोमांटिक फिल्म देखने जा रहा है, तो वो जल्दी से थिएटर जाने के लिए निकल जाती है। जब यून ऑफिस पहुँचता है तो जियून को वहाँ नहीं दिखता और उसके कंप्यूटर पे उसी फिल्म का टिकट खुला हुआ देख थिएटर जाता है। दोनों एक दूसरे को ढूंढ रहे होते हैं। यून की नजर जियून पे पड़ती है, जो रास्ते के दूसरे तरफ उसे इधर उधर ढूंढ रही है और उसे कॉल लगाती है और बोलती है कि वो फिल्म ना देखने जाए। वो उसे कहता है कि वो उसके पास आ रहा है। फिर वो रोड क्रॉस करके उसे जोर से हग कर लेता है। फिर दोनों बैठकर बातें करते हैं। जियून यूनो से पूछती है कि वो मूवी देखने गया क्यों नहीं। वो कहता है उसे उसको देखने का मन कर रहा था। वो भी ये सवाल पूछता है, जिसपे वो कहती है कि उसे अच्छा नहीं लग रहा था वो इतनी रात अकेले बैठकर सारा काम खुद करे। फिर वो बताती है कि वो हमेशा अकेले ही रही है और उसे लगता था अकेले रहना बेस्ट है, पर यूनो के घर जाने के बाद उसे अपना घर नहीं लगा। तब एहसास हुआ घर आखिर होता क्या है। यूनो उसे पूछता है कि आपने मुझे अपने दिल की बात इतनी आराम से कैसे बता दी उस रात। वो बोलती है उसे बातें दिल में रखनी नहीं आती, सो उसके मन में जो होता है वो खुलकर बोल देती है। यून कहता है उसे उसका ये रूप बहुत अच्छा लगता है और ये भी कि उसने कभी सोचा नहीं था वो फिर से किसी को पसंद करने लगेगा, पर वो भी अपनी फीलिंग्स को दबाने में नाकामयाब हो गया। जब वो उसे उसके घर के बाहर छोड़ता है तो वो उसे कार से बाहर निकलने से मना करती है, वरना उसका घर वापस जाने का दिल नहीं करेगा। उसकी बातों से वो मुस्कुराने लगता है। यूनो घर पे बियोल से पूछता है अगर वो किसी को पसंद करे तो क्या उसे प्रॉब्लम होगी। बियोल का जवाब होता है कि उसे जरा भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इनफैक्ट उसे अपने डैड को खुश होता देख उसे भी खुशी होगी। दूसरी तरफ सुयोन जियोंगुन के साथ बैठे ड्रिंक कर रही है। जियोंगुन उसे सॉरी कहता है क्योंकि उसी की वजह से उसने अपने पसंदीदा मर्द को मूवी के लिए पूछा था। वो उसे सॉरी फील करने को मना करती है।
वो आज नहीं तो कल अपने दिल की बात बता ही देती। वो मायूस होकर कहती है अगर कोई किसी को पसंद करता तो वक्त निकाल कर जरूर आता, वो मुझे पसंद ही नहीं करता। जियोंगुन बोलता है जरूरी नहीं, ऐसा भी हो सकता है सच में उसे कोई अर्जेंट काम आ गया हो। ये सुनकर उसके दिल में फिर से उम्मीदें जागने लगती है। ये देखकर वो भी कहता है यार तुम्हारा हाल तो मुझसे भी बुरा है। फिर वो अपने दिल का हाल बताता है कि उसकी पसंदीदा औरत उसे मर्द ही नहीं समझती बल्कि एक बच्चा समझती है। फ्लो में वो ये भी बता देता है कि वो अपने डैड से नफरत करता है कि कैसे कोई बाप अपने बच्चे की मौत के बाद ऐसे दिखा सकते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फिर वो अपने भाई के बारे में बताता है कि उसके भाई बहुत अच्छे थे और बहुत कम उम्र में गुजर गए। वो भी अपनी बहन और जीजो की मौत के बारे में बताती है और सियोजून उसी के बहन का बेटा है पर वो अब उसके अपने बेटे जैसा है। जियोंगुन बोलता है तुम्हारे पसंदीदा मर्द को तुम्हारी जैसी इंसान की पहचान ही नहीं है यार। ये सब बातें करते करते वो दोनों बहुत पीते हैं। अगले दिन जब वो यूनो से मिलती है तो वो उसे माफी मांगता है। वो पूछती है क्या उसका सीईओ के साथ काम था कल रात। वो कहता है हाँ और बोलता है अगली बार चलेंगे मूवी देखने और बच्चों के साथ। तो उसे कंफर्मेशन मिल जाता है कि यूनो उसे पसंद नहीं करता। ऑफिस में जीयून यून के साथ उसके एम्प्लॉय जैसे ही ट्रीट करती है क्योंकि उसने पिछली रात कहा था कि ऑफिस में उनके रिलेशनशिप के बारे में किसी को नहीं पता चलना चाहिए। पर यून बहुत एक्साइटेड है, उसके कैबिन में जाकर स्माइल करता रहता है और कैबिन का पर्दा गिराने जाता है। वो स्ट्रिक्टली बोलती है हमने बात की थी ना, तुम्हारी ऐसी हरकतों से सबको खबर हो जाएगी। तो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वो स्माइल करती है। यून एम्बैरस होकर बैठा होता है। गुआंगी आकर बोलता है आज तो मिस जीयून और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट लग रही है और उसको हौसला देने के लिए उसे वो एक चॉकलेट देता है। तो वो पूरा का पूरा पैकेट लेकर चला जाता है। उसके जाते ही ग्योंगवी आती है और गुआंगी जाते वक्त उसका हाथ टच करता है और वो ब्लश करती है। इन दोनों के बीच भी पिछली रात के बाद समथिंग चल रहा है। जीयून और यून एक लॉयर जियोंगमिन के साथ मिलने जाते हैं जो जीयून की क्लाइंट मिगैंग लॉ फर्म में ज्वाइन होने जा रही है। पर वो लॉ फर्म उसकी शर्तों की वजह से किसी और कैंडिडेट से भी बात कर रहा है। उसकी शर्त है 4 बजे के बाद से वो लॉ फर्म के बजाय अपने घर से काम करेगी और ज्यादा केसेस भी हैंडल नहीं करने वाली और उसे असिस्ट करने के लिए 2 जूनियर लॉयर्स भी हायर करे। ये सब शर्तें इसलिए है क्योंकि उसे अपनी पर्सनल लाइफ में भी वक्त देना है। जीयून को समझ नहीं आ रहा, जो लॉयर अभी तक सिर्फ काम ही काम किया करती थी आज वो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ का बैलेंस बनाने की बात कर रही है। वो यून को इसकी वजह पता करने को कहती है। फिर वो उसका हाथ पकड़कर बोलती है चलो कॉफी पीने। वो कहता है काम के टाइम पे नो रोमांस, आपने ही कहा था ना। वो कहती है पर हम ऑफिस में नहीं है। पहले तो वो थोड़ा मुंह फुलाता है, फिर वो भी उसका हाथ पकड़कर कॉफी पीने चला जाता है। ऑफिस आते वक्त दोनों एकदम सीरियस मुंह बनाकर आते हैं जिसे देख सीईओ और सबको लगता है ये आज इतना सीरियस क्यों लग रहा है। यून जीयून को दूर से देखता है और जीयून उसे पीछे देखने को इशारा करती है क्योंकि सीईओ उसे बात करने आ रही थी। उसे अचानक देखकर वो डर जाता है। वो उससे मीटिंग के बारे में पूछती है। जीयून यून को ऐसे घबरा कर देख सर पे हाथ रखकर उसे क्यूट कहती है। वहाँ उतने में सीईओ आती है। उसे ऐसा देख पूछती है क्या तुम्हारे सर में दर्द है, मैं दवाई लेकर आती हूँ। फिर सोचती है लेकिन इसने क्यूट कहा था, किसे कहा होगा। छत पर जियोंगुन लॉलीपॉप मुंह में लिए सोचता है सियोनयू अभी कैसी होगी। तो वो आसमान की वीडियो भेजकर उसे मैसेज करता है। वो अपने कमरे में एक बुक को लेकर काम कर रही है। उसका मैसेज देखकर स्माइल करती और उसे कल के लिए थैंक्स कहती है। उसके कमरे में उतने में उसकी माँ मुंह बनाकर आती है। पूछती है तुम उसके साथ मूवी देखने नहीं गई क्या, वो जल्दी घर आ गया था और तुम सुबह के वक्त पीकर आई थी। वो बोलती है वो लोग मूवी देखने साथ नहीं गए और वो उसको और यून को सेटल करने के बारे में भूल जाए। अभी वो लॉयर अपना काम कर रही है किसी केस को लेकर। उतने में उसे किसी का कॉल आता है। वो भागते हुए वहाँ से चली जाती है। वहाँ यून और जीयून जो उसके साथ मुलाकात करने आए हैं पिछले 30 मिनट से बैठे हैं और उसे कॉल और मैसेज करने का ट्राई कर रहा है पर वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। वो लोग उसके ऑफिस जाते हैं। वहाँ वो अपने बेटे को लेकर टैक्सी से आती है। फिर ऑफिस में बैठकर बात करती है। पहले तो देरी की माफी मांगती है क्योंकि आज बेबी सीटर की तबीयत खराब की वजह से वो नहीं आई थी तो उसे अपने बच्चे को लेकर आने में देर हो गई और बताती है कि उसका डिवोर्स होने वाला है। उसके हस्बैंड को बेटे की कस्टडी चाहिए। उसके हस्बैंड का मानना है कि वो अपने काम में उलझी रहती है जिसकी वजह से उसने अपने घर पे ध्यान नहीं दिया और वो अपने बेटे का भी सही से ध्यान नहीं रख पाएगी। इसलिए उसे ऐसा फर्म चाहिए जो काम के साथ साथ उसे अपने बेटे के साथ वक्त बिताने का मौका दे। वो फिर बोलती है कि वो शादी के बाद अपना करियर और अपनी पर्सनल लाइफ दोनों साथ में चलाना चाहती थी पर वो ऐसा करने में फेल हो गई। लगता है वो अच्छी माँ बनने में नाकाम रही। शायद उसके हस्बैंड सही कहते हैं, उसे अपने बेटे को रखने का कोई हक नहीं है। जिस पे यून उसे कहता है कि काम और बच्चे दोनों को साथ लेकर चलना ही बहुत बड़ी बात है तो उसे पूरा हक है अपने बच्चे को अपने साथ रखने का। वो पूरी तरह से कोशिश कर रही है जिस तरह से वो कर रहा है।
मीटिंग खत्म होने के बाद दोनों बात करते हैं कि क्लाइंट तो उसकी सारी ये शर्तें एक्सेप्ट नहीं करने वाला, बहुत मुश्किल है। यून उसे फिर बताता है कि उसकी वाइफ बहुत स्ट्रगल कर रही थी, उसे यून को देखकर घुटन होती थी, इसलिए वो अलग होना चाहती थी और उसने उसके उस सिचुएशन को समझने की कोशिश भी की। उसके जाने के बाद उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब सब कैसे कर पाएगा। बियोल को देखकर ही वो इतनी दूर तक आ पाया है। वो बताता है कि उसको बेहतर इंसान बनाने में 2 लोगों का हाथ है, एक तो बियोल और एक और शख्स है जिसके बारे में वो उससे फिर कभी बताएगा। फिर उसे किसी का कॉल आता है जो उससे फायर एक्सीडेंट के बारे में बात करता है कि किसी ने बताया है कि वो कुछ जानता है और वो उसे उस शख्स का कॉन्टैक्ट नंबर देता है। ऑफिस में जियून यून को बताती है कि उसके क्लाइंट को नया लॉयर मिल चुका है, तो यून को लॉयर जांगमिन की फिक्र होने लगती है। यून उसे सजेस्ट करता है कि उन्हें मिस जांगमिन को लीगल एडवाइस का काम दे दिया जाए, उसमें उन्हें अपने बेटे के साथ वक्त गुजारने का भी मौका मिलेगा और वो कंपनीज के शॉर्टलिस्ट भी उसे दिखाता है। वो उसे उस पे काम करने को बोलती है। इसी बात पे वो हाई फाई मांगता है। वो इधर उधर देखकर उसका हाथ चूम लेती है। बुक स्टोर में बियोल सीओ के हस्बैंड से कहती है कि उसे लगता है उसके डैड किसी को पसंद करते हैं। वो आजकल खुद को आईने में देखते रहते हैं, हर वक्त हाथ में फोन रहता है, मैसेज में किसी से बात करते रहते हैं। वो बोलता है तुम तो बहुत समझदार हो यार। वो फिर उसे कहती है अगर उन्हें पता चले कि वो कौन है जिसे उसके डैड पसंद करते हैं तो वो उसे भी बताए। सीओ का हस्बैंड सीओ को भी ये बात बताता है कि यून किसी को डेट कर रहा है। सीओ कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो हर वक्त जियून के साथ काम करता रहता है। वो बोलता है हो सकता है जियून ही को वो डेट कर रहा हो। सीओ तो साफ कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता। अगले दिन वो अपनी 4 आंखों से उन दोनों पे नजर रखती है और एलिवेटर में जियून को यून के साथ हंसते हुए देख लेती है। उसे काम के बाद अपने साथ कन्वीनियंट स्टोर ले जाकर पूछती है कि आखिर चल क्या रहा है। वो बता देती है कि वो यूनो को पसंद करती है, जिस पे सीओ बोलती है यून अच्छा इंसान है पर उसकी बेटी है, तुम्हारा ये लाइफ आसान नहीं होगा, वैसे भी तुम्हारा बचपन कितनी मुश्किल से गुजरा है, मुझे तुम्हारी फिक्र है इसीलिए मैं ऐसा कह रही हूँ। वो बोलती है कि यून ऐसा है इसीलिए वो उसे पसंद करती है और उसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर जब जियून यून के साथ मिस जांगमिन से नए जॉब के ऑफर के बारे में बात करने जाती है तो वो कहती है कि उसे काम नहीं करना, वो बस अपने बेटे के साथ रहना चाहती है क्योंकि उसका बेटा अपने डैड के साथ रहना चाहता है और वो ये नहीं होने दे सकती। वो अपने बेटे को अपने हस्बैंड को नहीं सौंपने वाली। उसे फिर कॉल आता है कि उसका बेटा ट्यूशन से घर नहीं पहुंचा और यहाँ उसका बेटा टैक्सी लेकर पीपल्स आया है और कहता है कि उसे जियून से मिलना है। ऑफिस के एम्प्लॉय जियून को कॉल करके लॉयर के बेटे के बारे में बताते हैं तो वो लोग और मिस जांग वहाँ पहुँचते हैं। जियून उस बच्चे से पूछती है कि उसे क्या बात करनी थी। वो बोलता है कि वो उसकी माँ को काम करने दे क्योंकि उसने ऑफिस में उन लोगों की बात सुनी थी, तो उसे लगता है कि उसकी वजह से उसकी माँ काम नहीं कर पा रही और इसलिए उसने झूठ कहा था कि वो अपने डैड के पास रहेगा ताकि उसकी माँ बिना किसी प्रॉब्लम के अपना काम कर पाए। उसकी माँ बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है। जियून बोलती है यून अंकल ने आपकी माँ के लिए एक जॉब ढूंढी है जिससे वो काम भी कर पाएगी और आपके साथ रह भी पाएगी। मिस जांगमिन यून को थैंक्स कहती है और बोलती है वो इस ऑफर के बारे में सोचेगी। रात के वक्त जब फिर से जियून को नींद नहीं आती तो वो यून को मैसेज करती है कि वो सही से घर पहुंचा। वो उसे बैक कॉल करता है और उसकी नींद के बारे में पूछता है कि उसे ये प्रॉब्लम कब से आ रही है और क्या उसे बुरे सपने भी आते हैं। वो बताती है कि उसे एग्जैक्टली नहीं पता और वो हमेशा अपने सपने में अपने मरे हुए डैड को देखती है। फिर वो उसे बातें करता है और उसे सुलाने के लिए स्टोरी बुक पढ़कर सुनाता है। अगले दिन ऑफिस में वो कल की सारी मीटिंग्स को कैंसिल करने को कहती है क्योंकि जियोंगून के डैड यानी कि उसके चेयरमैन एक मीटिंग होस्ट करने वाले हैं और उसे वहाँ जाना है। वर्किंग आवर खत्म होने के बाद सब घर को निकलते हैं। गुआंगी और ग्योंगहुई को देखकर मैनेजर और ग्योरिम जान चुके हैं कि ये दोनों डेट कर रहे हैं। कैबिन में बैठकर जियून आर्टिकल देखती है कि जिस एम्प्लॉय को चेयरमैन उसे रिकमेंड करने को कह रहे थे उन्होंने उसे हायर भी कर लिया है। उसे समझ आने लगता है कि वो उसके पीपल्स के पीछे पड़े हैं। यून उसको टेस्ट देकर उसे पूछता है तो वो बताती है कि चेयरमैन ने उसकी कंपनी में इन्वेस्ट किया था जिसकी वजह से ये इतना आगे बढ़ पाया है और उसके लिए वो उनकी शुक्रगुजार है, पर अगर वो उसकी कंपनी के बीच में आए तो वो उन्हें ऐसा करने नहीं देगी। वो कहता है कि पीपल्स को सिर्फ आपने यहाँ तक लाया है, किसी और ने नहीं। वो इवेंट में यून के साथ जाती है, चेयरमैन से मिलती है, वहाँ हेजिन भी आती है। फिर वो उस एम्प्लॉय जो अब नेशनल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन का डायरेक्टर बन गया है उसे सबसे इंट्रोड्यूस कराता है और हेजिन को थैंक्स बोलता है। वहाँ पर लोग बोलते हैं पर आपका बिजनेस तो मिस कांग जी यून संभाला करती थी ना, क्या वो अब आपके काम नहीं रही? वो कहता है काम की नहीं रहती तो कब का वो उसे निकाल देते हैं और उसकी बेइज्जती करने लगते हैं। कहते हैं अगर किसी को मदद की जरूरत हो तो वो मिस कांग से बात कर सकते हैं। उसमें से एक आदमी जियून को कहता है कि मेरे लिए एक अच्छा दामाद ढूंढ दो। चेयरमैन कहता है क्यों नहीं, यही तो हेड हंटर्स का काम है, दूसरों के लिए लोग ढूंढना।
जियोंगहुन अपने डैड को उसकी बेइज्जती करने से रोकता है, पर वो नहीं रुकते। जियून बोलती है, लगता है आपको इतने सालों में भी समझ नहीं आया कि मैं क्या काम करती हूँ। मैं और अच्छे से काम करूंगी ताकि आपको समझ आ जाए। वो उस आदमी से कहती है कि हम ये सब काम नहीं करते। हेजिन बोलती है, सीरियस क्यों हो रही हो? और उस आदमी से बोलती है कि वो उसके लिए दामाद ढूंढ देगी। जियून चेयरमैन से कहती है, मैं जा रही हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम है। वो कहता है, अपने आप को ज्यादा स्मार्ट मत समझो, मेरे इवेंट से मेरी मर्जी के बिना तुम नहीं जा सकती। और वेटर को बोलकर उसके ग्लास में वाइन भरकर उसे पीने को बोलता है। वो गुस्से में उस ग्लास को रख देती है, तो वो भी गुस्से में आकर उसकी तरफ बढ़ता है। बीच में यून आ जाता है, कहता है, माफ करना, मैं भूल गया था, हमें अभी जरूरी मीटिंग पे निकलना है। वो कहता है, तुम कुछ ज्यादा ही वफादार नहीं हो, और उसके बीच में आने पर उस पे गुस्सा करता है। वो फिर से अपने इस बिहेवियर की माफी मांगता है और कहता है कि एक असिस्टेंट सबसे पहले अपने बॉस का वफादार होता है। और फिर जियून को चलने को कहता है। सो जियून उसके साथ उस इवेंट से बाहर आ जाती है। उसे कहती है, तुम बीच में क्यों आए? तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब हैंडल नहीं कर सकती? तुम भी मुझे हकारत की नजर से देखते हो ना? वो बोलता है, जैसा वो सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है, पर उसको कोई ऐसे इंसल्ट नहीं कर सकता। कहता है, जहाँ तक मुझसे हो पाएगा मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा, इस तरह आपको हर्ट नहीं देख सकता मैं। दोनों जियून के घर जाते हैं और यूनो उसको हाँ करता है। अगले दिन ऑफिस के एलिवेटर में सारे एम्प्लॉइज होते हैं और वो दोनों बिल्कुल पीछे की तरफ, और दोनों सबकी नजरों से बचकर एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। ऑफिस के अंदर दोनों के स्माइल करते हुए साथ साथ आते सीओ देखती है। सीओ उसके कैबिन में आकर पूछती है कि उसने सुना पिछली रात इवेंट में कुछ हुआ था। उतने में वहाँ जियोंगहुन आता है, तो सीओ दोनों को अकेले बात करने के लिए स्पेस देकर चली जाती है। वो कल के लिए अपने डैड की तरफ से सॉरी कहता है। वो बोलता है, उसे पता है उसके डैड पे भरोसा नहीं कर सकते, पर उन्हें वो अपना दुश्मन ना बनाए, इससे उसे ही नुकसान होगा, क्योंकि उसे अभी भी उसके डैड की इन्वेस्टमेंट की जरूरत है अपनी कंपनी के लिए। सो बस उनका यूज करे। वो फिर यूनहो को देखकर उससे पूछता है, क्या डायरेक्टर यून अभी भी तुम्हारे लिए एक असिस्टेंट है? वो कहती है, नहीं, मैं यून को डेट कर रही हूँ। उसका इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर सुनकर कहता है कि वो बहुत कठोर है और मीटिंग अटेंड करने चला जाता है। जियून को अपने एक नए क्लाइंट का कॉल आता है और उसी की डिस्कशन के लिए मीटिंग होती है। उनकी क्लाइंट नेक्स्ट कंपनी शेयर मार्केट में सबसे बेस्ट रह चुकी है, पर पिछले 3 सालों से उनका डाउनफॉल देखने को मिल रहा है उनके सीईओ की वजह से, जिसे अभी अभी उस पोस्ट से निकाला गया है क्योंकि वो एम्प्लॉय की हायरिंग सही से नहीं करते, अपने जान पहचान के लोगों को नौकरी देते ना कि उन्हें जो उस पोजीशन के लायक है। इसीलिए टीम में स्ट्रैटेजिस्ट और मैनेजमेंट की कमी की वजह से ये मार्केट में पीछे रह गए। सो अब उन्हें एक नए सीईओ की जरूरत है, जिसके लिए उन्होंने 2 सर्च फर्म को चुना है, एक तो पीपल्स और दूसरा करियर वे। सो उनका गोल है उनके डिमांड के हिसाब से उनके लिए बेस्ट सीईओ को हायर करना। साथ ही ये प्रोजेक्ट हेजिन के करियर वे के पास नहीं जाना चाहिए, ये भी देखना। हेजिन और जियून दोनों जाते हैं नेक्स्ट कंपनी के डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग करने। वहाँ वो बताते हैं कि उन्हें कोई ऐसा चाहिए जो नेक्स्ट के डाउनफॉल को भी विक्ट्री में बदल दे, और आप दोनों में से किसी ने ये काम कर दिखाया तो उसे हम अपने कंपनी का एक्सक्लूसिव सर्च फर्म बनाएंगे। मीटिंग के बाहर यून होता है और दोनों को साथ जाते देख हेजिन बोलती है कि किसी को भी लगेगा तुम दोनों कपल हो। क्या मैं गलत कह रही हूँ? अगर चेयरमैन को पता चलेगा तो वो तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देंगे, तुम्हारी कंपनी का नामो निशान ही मिट जाएगा। वो उसे अपने हद में रहने को बोलती है, तो हेजिन यूनो से कहते हुए जाती है कि उसकी पसंद औरतों में ऐसी है, पता नहीं क्या उसे इसके बारे में। वो जवाब देता है कि उसे पता है वो कैसी है, कॉम्पिटिटिव, डिटरमिन्ड, स्टबर्न, और इसीलिए तो सब इन्हें अपने रास्ते से हटाने में लगे रहते हैं। और जियून के साथ वहाँ से चला जाता है। यहाँ जियोंगहुन के डैड अपने असिस्टेंट से नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं कि उन लोगों ने पीपल्स और करियर वे को अप्रोच किया है अपने नए सीईओ के लिए। वो बोलते हैं, हाँ अब मजा आएगा, जिस पे जियोंगहुन आकर बोलता है, क्या मजा आएगा, और उनसे कहता है कि वो बस करे, कांगजी उनके पीछे और ना पड़े और ना ही उसके पीपल्स के। वो कहते हैं, मैंने तुम्हें अपने फायदे के लिए वहाँ भेजा था, पर तुम तो उसी के पालतू हो गए हो। और रही बात उसकी, अगर वो मेरे घर की बहू नहीं बन सकती या फिर मेरे काम नहीं आ सकती तो मैं उसे अपने रास्ते से हटा दूंगा, तो तुम बीच में मत आओ, वरना मुझे अपने बेटे से भी सारा ताल्लुक खत्म कर देना होगा। वो कहता है, मैं अपने भाई की तरह नहीं बनने वाला, और चला जाता है। ऑफिस में यूनो को काम करता देख उससे पूछता है अगर आज उसका कोई प्लान नहीं है तो उसके साथ डिनर करने चले। उसके साथ एक रेस्टोरेंट आता है, पूछता है क्या वो जियून को पसंद करता है। वो बोलता है, हाँ बहुत ज्यादा। जिस पे वो कहता है, तब मैं चाहता हूँ तुम उसे मेरे डैड से प्रोटेक्ट करो। वो इसलिए ऐसा कह रहा है क्योंकि वो उसे नहीं यून को पसंद करती है, और बहुत बियर पीने लगता है और उसके साथ आर्म रेसलिंग करने को बोलता है। दोनों पंजा लड़ाते हैं। जियोंगहुन को उससे जीतने के लिए इतना डेस्परेट देखकर वो जानबूझकर हार जाता है। अपने जीतने पर जियोंगहुन बहुत खुश होता है।
वहाँ के सारे कस्टमर्स को अपने पैसे से ड्रिंक पिलाता है। नशे की हालत में रास्ते के किसी बेंच पे ही सो जाता है। उसे ऐसी हालत में देखकर यून उसे अपने घर लेकर आता है। ग्राउंड में वो सुयोन को देखता है तो खुश हो जाता है और यून के पूछने पे कि क्या वो जानती है जोंगुन को, तो जोंगुन बोलने जाता है कि हाँ ये मेरी ड्रिंकिंग पार्टनर है और उसके एक तरफा प्यार के बारे में बताने जाता है तो वो उसका मुंह बंद कर देती है। कहती है कि हाँ इत्तेफाक से मैं इसे जानती हूँ। एलिवेटर में भी सुयोन से बोलता है कि उसे उसके साथ ड्रिंक करनी है तो वो यूनहो के बजाय उसके घर के अंदर चला जाता है और वहीं फर्श पे गिर जाता है। सुबह जब उसकी आँख खुलती है और अपने आप को सुयोन के घर पे पाता है तो जल्दी से भागने लगता है तो सुयोन की माँ उसे रोककर उसे सोबर होने का काढ़ा बनाकर देती है और उसे पूछती है वो क्या काम करता है, उसकी हाइट क्या है। तो सुयोन अपनी माँ को चुप कराती है पर वो कहता है कोई नहीं, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकती हो। उतने में यून आता है बियोल को लेकर। उसे देखकर समझ जाता है कि वो यून ही उसका एक तरफा प्यार है। ऑफिस में यून सबको बोलती है नेक्स्ट का सीईओ कोई क्राइसिस मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट होना चाहिए जिसे प्रेस वगैरह की आदत हो। यून कहता है कि लीगल बैकग्राउंड से होगा तो और भी ज्यादा अच्छा है क्योंकि नेक्स्ट कंपनी बहुत सारे ट्रायल से भी गुजरी है। सो जियून इन क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए कैंडिडेट की लिस्ट ग्योनहुआ को तैयार करने को बोलती है और पहली बार उसने किसी का नाम सही पुकारा था। सब हैरान है क्योंकि वो लोग अपने बॉस में अलग सा बदलाव देख रहे हैं और बातें करते हैं इसकी वजह क्या हो सकती है। दो लड़कियां यून के पास आती हैं पूछने के लिए कि आज 3 बजे सीईओ मिन जियोंग आ रहे हैं ना। वो बोलता है हाँ। तो वो लोग एक्साइटेड होते हुए हंसते हंसते चली जाती है। ग्वांगी आकर बताता है कि ये बहुत ही सक्सेसफुल इंटीरियर डिजाइनर फर्म चलाता है। लुक्स पर्सनालिटी वाइज भी बहुत अच्छा है इसलिए लड़कियों में पॉपुलर है। मिस कांग के साथ इनकी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी तो वो जेलस फील करने लगता है। मिन ह्योक आता है जियोन के साथ बात करता है कि उसे एक डिजाइनर की जरूरत है जिसे अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो। उसी दौरान वो यून को जलते हुए देखता है तो उसे और ज्यादा जलाने के लिए जियोन से कहता है क्यों ना हम साथ डिनर करें, वहाँ डिटेल में बात भी कर लेंगे। तो वो यून से उसका आज का शेड्यूल पूछती है तो वो बोलता है आज का कोई डिनर का प्लान नहीं है आपका और उसके साथ डिनर करने के लिए निकल जाती है। यून भी उसके साथ जाने के लिए आता है तो जियोंग ह्यो कहता है इसकी जरूरत नहीं है, मैं इन्हें घर तक ड्रॉप कर दूंगा। जियून भी कहती है उसे घर चले जाने के लिए। सो अभी वो बुक स्टोर पे मुंह फुलाए हुए किताबें रख रहा है जिसे देख सियो का हस्बैंड समझ जाता है कि वो जल रहा है। हंसते हुए पूछता है क्या तुम जियून को इतना पसंद करते हो। वो कहता है यार मैं जेलस नहीं हूँ सच में। वहाँ जियून आकर बोलती है नहीं हो और मैंने तुम्हारे लिए अपने डिनर का प्लान कैंसिल कर दिया। ठीक है तब मैं फिर से उसे कॉल करके बुला लेती हूँ। तो बोलता है मैं बहुत जेलस हूँ। सीओ झांक कर कहती है जियून तुम तो बहुत लकी हो। फिर दोनों डिनर करने चले जाते हैं। सीओ का हस्बैंड उसे कहता है तुम इतनी खुश क्यों लग रही हो, तुम्हें तो इनकी डेटिंग से प्रॉब्लम थी ना। वो कहती है जियून की खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है, अगर वो खुश है तो मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ वो डायरेक्टर चेयरमैन से थैंक्स कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने ही वो दोनों सर्च फर्म के बारे में उन्हें रिकमेंड किया था और पूछते हैं उन्हें किस तरफ जाना चाहिए। वो बोलते हैं उसके साथ जाओ जो तुम्हें बेहतर लगे। हेजिन उन्हें अकेले में बुलवाती है और उनको मक्खन लगाने के लिए उनकी पसंद का खाना भी ऑर्डर देती है और अपने सिलेक्ट किए हुए कैंडिडेट में से एक चुनने को कहती है। बोलती है अगर आपको कोई अपना जान पहचान का एम्प्लॉय भी रिकमेंड करवाना है तो मुझे बताइए। वो बोलते हैं मुझे इस तरह से चोरी छुपे काम करना पसंद नहीं है और जाने लगते हैं। वो बोलती है कि उसी ने चेयरमैन के कहने पे ली सियोजिन को नेशनल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर का रिकमेंडेशन दिया था। तो वो रुक जाता है। यहाँ जियून देर रात तक काम कर रही है, साथ यूनहो भी है और वो उसे कल उसके साथ डेट पे चलने का पूछती है। वो कहता है कल पॉसिबल नहीं है, उसका कुछ प्लान है। अगले दिन वो उसी आदमी से मिलने आया है जिसे फायर एक्सीडेंट के बारे में पता है। वो बताते हैं जिसने उसकी जान बचाई वो पास ही के एलिमेंट्री स्कूल के टीचर कांग योंग ते थे और उनकी बेटी के बारे में बताते हैं कि उसके डैडी उसकी फैमिली थी पर रातों रात वो अनाथ हो गई। वो पूछता है उसकी बेटी के बारे में तो वो बताते हैं उन्हें ज्यादा तो नहीं पता पर अब वो एक कंपनी की सीईओ है। कंपनी का नाम याद नहीं आता उन्हें। सो वो स्कूल जाकर पता करने को कहते हैं जहाँ वो पढ़ा करती थी। तो वो वहाँ जाता है, पूछता है पर वो इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल होते हैं सो वो नहीं बताते। उतने में उसे उसी आदमी को कॉल आता है, कहता है कि मुझे याद आ गया है उसकी कंपनी का नाम पीपल्स है। और फिर वहाँ की लेडी भी बताती है कि मैं सिर्फ आपको नाम बता सकती हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो बताती है कि उसका नाम कांग जियून था। सो अब उसे पता है जिसने उसकी जान बचाई वो जियून के डैड थे। फिर वो उस एक्सीडेंट के बारे में याद करता है जब वो सोया हुआ था और आग लग गई थी और इसके दरवाजे के सामने लोहे की भारी चीज गिरी हुई थी। सो वो बाहर नहीं जा पा रहा था और जियून के डैड वहाँ उस चीज को हटाकर उसे बचा लेते हैं। पर मेन एग्जिट पे कोई भारी सा सामान गिर जाता है तो वो वहाँ से निकल नहीं पाते और यूनहो को रेस्क्यू टीम के हवाले कर देते हैं और इस तरह उनकी मौत हो जाती है। वो अभी गिल्टी फील कर रहा है। एक कैफे में बैठा है सीईओ को वहाँ बुलाता है।
जीवन के डैड के बारे में पूछने पे वो बताती है कि उसके डैड एक बच्चे को बचाने में मारे गए थे और उसकी माँ के मरने के बाद उसके डैड ही उसकी फैमिली थी और उनके मरने के बाद जीवन को एक रिश्तेदार से दूसरे रिश्तेदार के पास रहना पड़ता था क्योंकि वो लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगले पे थोप देते थे और अब जब वो सक्सेसफुल है तो सारा क्रेडिट वो लोग खुद लेना चाहते हैं। उसे ये सब सुनकर उसके लिए बुरा फील होता है। उतने में उसे जीवन का कॉल आता है और बियोल बात करती है। जीवन कहती है कि वो अभी बियोल के साथ है। जीवन फिर बियोल से यून के बारे में पूछती है कि उसे किन किन चीजों से डर लगता है। उतने में यून वहाँ आता है। वो कहती है कि हम बुक स्टोर में थे तो मैं इसे यहाँ नए मिंट चॉकलेट चिप्स खिलाने लेकर आ गई। वो और बियोल हेयर क्लिप खरीदती है और एक दूसरे को लगाती है और जीवन उसे यून को भी क्लिप लगाने को कहती है। जीवन उनकी ऐसी क्लिप के साथ सेल्फी भी लेती है। कार में जीवन कहती है कि उसे कभी कभी बियोल से जलन होती है कि उसके पास इतने अच्छे डैड हैं। घर पे भी यून मायूस होकर बैठा होता है। अगले दिन सीओ जीवन से पूछती है यून को कुछ हुआ है क्या, उसने मैसेज किया है कि वो आज ऑफिस नहीं आएगा। वो फिर यून को कॉल लगाती है और वो नहीं उठाता। वहीं यून जीवन के डैड के मेमोरियल पे आया है फ्लावर रखने और उनसे उसे नई जिंदगी देने का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि अब से वो जीवन को प्रोटेक्ट करना चाहता है। जीवन को कॉल लगाकर कहता है कि वो उसके पास आ रहा है। उसके घर जाता है, उसे पहले तो हक करता है और बता देता है कि वो वही बच्चा है जिसे उसके डैड ने बचाया था।